वेलकम बैक। आज हमारी रिएक्ट जेएस की 31 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कुछ क्लासेस से हमने रिएक्ट हुक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट यूज़ मेमो हुक के बारे में पढ़ा था और आज के इस क्लास के अंदर भी बेसिकली हम रिएक्ट के हुक के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज़ लाइक कॉल बैक हुक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में बताता हूँ, फिर आगे जाके उसकी कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बेसिकली यूज़ मेमो हुक है और यूज़ कॉल बैक हुक है, ये ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो यूज़ मेमो हुक होता है वो बेसिकली मेमोराइज वैल्यूज़ जो है ना उनकी बेस के ऊपर वर्क करता है, और यूज़ कॉल बैक हुक जो है ना वो बेसिकली मेमोराइज फंक्शंस के ऊपर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो एक कंपोनेंट के ऊपर मल्टीपल कंपोनेंट्स कॉल हो रहे हैं या फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो जब भी सिंगल पेज एप्लीकेशन रेंडर होती है तो वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फंक्शंस हैं तो वो ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाते हैं। इट्स मीन्स कि वो स्टार्ट से अगेन रेंडर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, तो जब वो लोड होती है तो वो सारे फंक्शंस दोबारा सारे रेंडर होते हैं। तो उस वजह से जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है रिएक्ट के अंदर तो वो लाइक स्लो हो जाती है। तो बेसिकली यूज़ मेमो फंक्शन है या यूज़ कॉल बैक हुक है, ये इस्तेमाल होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इसमें ये होता है कि यूज़ कॉल बैक के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी प्रॉप्स के ऊपर कोई प्रॉप्स की वैल्यूज़ हम गेट कर रहे हैं, तो उसमें या कोई फंक्शंस है क्योंकि कोई फंक्शंस हम गेट कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट्स है कि वो एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि प्रॉप्स की वैल्यू सेट कर देते हैं या उस जो कंपोनेंट होता है उसके ऊपर वैलिडेट कर देते हैं। तो उसके बिहाफ के ऊपर जो यूज़ कॉल बैक फंक्शन होता है तो वो उस टाइम कॉल होता है जब कभी प्रॉप्स की वैल्यू अपडेट होती है या कोई कंपोनेंट की वैल्यूज़ अपडेट होती हैं। तो चलते हैं सीधा अपने कोड एडिटर पर और अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो आपको पता है कि हमारे पास जो हमारी पहली फाइल है वो है app.js। तो अभी app.js के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि एक h1 टैग लिखा हुआ है जिसमें हमने एक हेडिंग लिखी हुई है जो भी आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हम बेसिकली एग्जांपल्स में करने क्या जा रहे हैं। हम यहाँ पर ना दो काउंटर बनाएंगे, लाइक दो बटन बनाएंगे, उनके क्लिक के ऊपर जो वैल्यूज़ है वो लाइक इंक्रीज़ होंगी, लाइक वही जो इस तरह हम पीछे एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं। तो सेम उसी तरह बटन के क्लिक के ऊपर एक इंक्रीमेंट बन जाएगा जो 0 से ऑनवर्ड वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बनाते हैं फंक्शन काउंटर बनाते हैं, ठीक है। और काउंटर बनाने के लिए आपको पता है यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट बटन, जिसका नाम मैं रख देता हूँ काउंटर। और आपको पता है कि बटन काउंटर बनाने के लिए हमें स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट से। इंपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हमें कांस्ट एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टेट में, तो फिर उसको आगे हम देखेंगे। काउंटर बन गया यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नेम, इसको कर देते हैं सेट काउंटर, यहाँ पर कर देते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट में ये लाइक जो हमारा काउंटर है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रख देते हैं 0 फिलहाल, फिर इसको इंक्रीमेंट करवाएंगे बटन के क्लिक के ऊपर 0 वाली वैल्यूज़ को। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने बटन के ऊपर। तो बटन के ऊपर यहाँ पर ऑन क्लिक का जो मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे इंक्रीमेंट के ऊपर। तो इसमें एक एरो फंक्शन पास करेंगे। एरो फंक्शन के अंदर हम अपना जो काउंटर है जो सेट काउंटर है इसको कॉल करके इस तरह इसके अंदर हम कॉल करेंगे काउंटर में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। इट्स मीन्स कि जब बटन्स के क्लिक के ऊपर होगा तो हमारे स्टेट में हर दफ़ा जो 1 है उसको इंक्रीमेंट कर देगा, जो 0 वैल्यू है उसको 1 कर देगा, फिर 1 से 2 कर देगा, 2 से 3 होगा। तो इस तरह ये वर्क करेगा। देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास ना ये काउंटर आ रहा है, काउंटर ये वर्क भी ठीक ठाक कर रहा होगा। यहाँ पर हमें क्या करते हैं,
हम अपना जो स्टेट बनाया उसको लाइक उस वेरिएबल को यहाँ पर शो भी करवा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास रिज़ल्ट बेसिकली क्या आ रहा है। तो रिज़ल्ट में करते हैं काउंटर। इस तरह करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखते हैं, ये देखें। और ये जो रेड बटन का स्टाइल्स है, ये वैसे मैंने बटन्स का स्टाइल किया हुआ है app.css में, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैंने वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके यहाँ पर CSS की रखी हुई है, तो आप यहाँ से जाके इसका स्टाइल भी देख सकते हैं। बाकी काउंटर जो लिखा हुआ है इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस सेट कर देते हैं इस तरह, ताकि थोड़ा सा ये डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से लाइक प्यारा लगे। ये देखिए, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे काउंटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है। हमने एक सिंपल यूज स्टेट का इस्तेमाल करके काउंटर बनाया है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, और हम क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक बनाते हैं timer.js के नाम से एक फोल्डर टाइम। ओके, ये अगेन हमारा जो है ना एग्जिस्ट करती है फाइल हमारे इसके अंदर। तो इस फाइल को हम कर देते हैं फ़िलहाल डिलीट, तो इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसको दोबारा क्रिएट करेंगे ताकि मैं आपको स्क्रैच से समझा सकूं कि बेसिकली इस क्लास के अंदर होने क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे जो हम कंपोनेंट में बनाते हैं, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर कर देते हैं कंसोल में कर देते हैं lorem ipsum, और सेम वैसे करेंगे, इसको करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टाइमर, ठीक हो गया। अब जब हमने टाइमर वाला अपना कंपोनेंट बनाया, इसको हम अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल करेंगे। आपको पता है किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट ख़त्म कर देते हैं, दोबारा इसको इंपोर्ट करते हैं ताकि हमें समझ आ सके। इंपोर्ट किसी भी कंपोनेंट को किसी भी जगह पे यूज़ करने से पहले उसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया और उसको इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर कर लेते हैं इस हेडिंग के बाद, ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसको करते हैं इस्तेमाल। तो अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक हो गया। ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कंसोल्स में दिखाऊंगा चीज़ें ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब आपने एक चीज़ का मतलब अच्छे से समझना है, एक चीज़ को नोट करना है। ये देखें, जब भी मैं काउंटर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, जो timer.js कंपोनेंट है, वो बेसिकली हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो जब भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉल हो जाता है और अगेन एंड अगेन रेंडर होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो app.js के अंदर टाइमर कॉल किया है, इसमें जो भी मतलब हमने लिखा हुआ है, लाइक इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है, इसका तो इस बटन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो इट्स मीन्स कि इसमें मल्टीपल इस तरह कह सकते हैं कि कंपोनेंट हों, जितने भी हों, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब भी बटन कॉल होगा तो ये तो फिर हर दफ़ा ये देखें, ठीक है, ये जितने भी लाइक कंपोनेंट होंगे वो तो हर दफ़ा इस बटन के क्लिक पर कॉल होंगे। तो इस वजह से जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो उसके स्लो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को लाइक सॉल्व करने के लिए यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक हुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर ऐप वाले फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक फंक्शन जिसका नाम रख देते हैं एडिशन, ठीक हो गया। तो इस तरह फंक्शन बनाने के बाद इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं लिखते, बस सिंपल एक फ़ंक्शन बना देते हैं। इस फंक्शन को बनाने से पहले हम एक और काम कर लेते हैं। फंक्शन तो हमने बना लिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मेमोराइज कर देते हैं। मतलब जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है timer.js, इसको मेमोराइज कर देते हैं। यूज़ मेमो को इस्तेमाल करके इसको मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इंपोर्ट यहाँ से करते हैं रिएक्ट, यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ पर करते हैं मेमो, ठीक हो गया। मेमो को इस तरह करने के बाद यहाँ पर इसको कट कर देंगे और जो हमारा टाइमर है उसको इस तरह हम मेमो के अंदर डाल देंगे। तो इतना कुछ करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। ये देखें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे कंसोल के अंदर कोई भी जो है ना, जो हमारा ये कह लें कि चाइल्ड कंपोनेंट है वो कॉल नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है वो कॉल होता है, उसके बाद जब हम काउंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारा
जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो कॉल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसको मेमोराइज कर दिया। इट्स मीन्स कि वो जस्ट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा जब हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन लोड होगी, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक अपना जो है ना फंक्शन बनाया है एडिशन का। तो एडिशन का फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एज अ प्रॉप्स पास करते हैं टाइमर के अंदर। प्रॉप्स इस तरह पास करते हैं। प्रॉप्स जब हम प्रॉप्स पास करते हैं तो उसको गेट भी तो करना है ना, तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो अब आप देखेंगे कि दोबारा जो है ना वो जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो दोबारा से इस बटन के क्लिक के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ठीक है। ये भी गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको मेमोराइज़ किया हुआ है, लेकिन जो ही हमने इसके पेरेंट ऐप डॉट जैसे वाले कंपोनेंट से कोई भी वैल्यूज़ या कोई भी प्रॉप्स पास किया चाइल्ड टाइमर डॉट जैसे वाले कंपोनेंट को, तो ये दोबारा से रेंडर होना स्टार्ट हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह भी ये बिल्कुल ये समझ लें कि वैसे तो ठीक वर्क कर रहा है ये लेकिन इसको री रेंडर नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करने के लिए हम कॉल बैक जो है ना हुक का इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ कॉल बैक हुक है। जो है ना इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। यूज़ क्लास जो बेसिकली यूज़ कॉल बैक हुक है, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो इसको क्या करते हैं, हम अपना यहाँ से इसको कर लेते हैं कट, जो हमने फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर कर देते हैं यूज़ कॉल बैक। ये बिल्कुल यूज़ मैम और यूज़ इफेक्ट की तरह है कि इसमें भी दो पैरामीटर पास होते हैं। जो पहला पैरामीटर है वो कोई मेथड हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। जो सेकंड पैरामीटर है वो डिपेंडेंसीज हो सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, जिस तरह हमने यूज़ मैम और यूज़ इफेक्ट वाले हुक में किया, ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है। तो हमारा जो पहला पैरामीटर है वो आप कह सकते हैं कि हमारा मेथड है, कोई एरो फंक्शन है जो कि हमने इसमें लिख दिया है। और इसके बाद जो सेकंड है वो है डिपेंडेंसीज। आपको पता है कि मैंने पीछे जो क्लासेस में आपको जो बेसिक हुक्स के बारे में बताया था, उनमें मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसीज में जब इस तरह हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरह ब्रैकेट्स जो है ना जब लगाई जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है या उसके जो मकसद होता है कि ये जो ही सिंगल पेज एप्लीकेशन लोड होगी, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा जाएगा वो क्या होगा कि वो जस्ट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, वो फिर अगेन वो कोड रेंडर नहीं होगा। इट्स मीन्स कि आपको कोई ऐसी चीज़ जाए, कोई ऐसा कोड जो सिर्फ जब सिंगल पेज एप्लीकेशन आपकी रेंडर हो, लोड हो, तो तब उसको वर्क करना चाहिए। तो वो फिर उसकी डिपेंडेंसीज आप इस तरह सेट करते हैं कि इस तरह की ब्रैकेट्स लगा के, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने एक और काउंटर बनाना है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा बंद ताकि कोड अच्छे से आप लोगों को नज़र आ जाए। एक और काउंटर बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें आपको पता है कि स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ऊपर रख देते हैं, जो स्टेट के वेरिएबल्स हैं, हमारा फंक्शन नीचे होगा। इसको दे देते हैं नेम टाइमर का, सेट टाइमर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पर पास कर देते हैं अगेन प्रॉप्स का नेम रख देते हैं टाइमर। तो इतना कुछ करने के बाद चलते हैं हम टाइमर वाले कंपोनेंट में। उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने अपने प्रॉप्स को, जो हमने टाइमर वाले प्रॉप्स है उसको कॉल कर लिया है। कॉल करने के बाद देखते हैं, टाइमर का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो ये एक और काउंटर बना रहे हैं हम। इसको कॉपी करते हैं बटन को और इसको पेस्ट कर देते हैं। और जो हमारे पास है टाइमर, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और जो सेट टाइमर है उसको कर देते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। और इसको नेम दे देते हैं टाइमर का, टाइमर प्लस का, ठीक हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सेकंड टाइमर जो हमने बनाया काउंटर, तो वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर हम शो भी करवा देते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट का पता लग सके कि हमारे पास से रिज़ल्ट बेसिकली क्या आ रहा है। पहला तो टाइमर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन जो सेकंड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको देखते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके। ये देखिए, पहला वर्क कर रहा है, जो सेकंड है वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, अब भी सेम वही। ये देखिए, ये जो है ना हमारा नीचे वाला कोड वर्क कर रहा है, जो हमारा सिंगल क्या कहते हैं कि ये टाइमर है। अब हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है डिपेंडेंसीज के ज़रिए के इधर कंडीशन ये लगानी है कि जब भी हमारी काउंट की अगर वैल्यू अपडेट हो तो टाइमर हमारा जो ये वाला
क्या कहते हैं कि टाइमर डॉट जेएस वाला कंपोनेंट है, इसको लाइक कॉल नहीं होना चाहिए, इसको वर्क नहीं करना चाहिए जब ये वाला काउंटर वर्क करे जो पहला है। लेकिन जब हमारी टाइमर का जो काउंटर है ये अपडेट हो या इसकी वैल्यूज अपडेट हो, तो तब हमारा जो टाइमर डॉट जेएस वाला कंपोनेंट है उसको वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी सेट करनी पड़ेगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉपी करना टाइमर वाले वेरिएबल को और इस एरे के अंदर इसको सेट कर देना, बस इतना कुछ करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं मैजिक हमारे पास क्या आ रहा है रिज़ल्ट। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास तो कोड लोड होगा, तो अभी ये देखिए ठीक है नहीं वर्क कर रहा। अब देखें कि वो बिल्कुल जो टाइमर वाला कंपोनेंट है वो कॉल नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस कंसोल में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जो ही हम टाइमर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंसोल में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये टाइमर डॉट जेएस वाला लाइक कंपोनेंट है ये तब वर्क करेगा जब टाइमर के जो टाइमर वाला काउंटर है इसकी वैल्यूज़ अपडेट होंगी, अदरवाइज ये किसी भी लाइक फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। इट्स मीन्स अब जितने भी आप फंक्शंस इधर लगा लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 10 फंक्शन भी लगा दूँ, ये देखें ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब मैंने क्या किया, मैंने और फंक्शंस लगा दिए, ये देखें ये देखें ये देखें ठीक है। कंसोल में देख सकते हैं कि मैंने 2-3 मज़ीद जो है ना बटन बनाए हैं, तो उनके बिहाफ के ऊपर भी जो है ना ये जो टाइमर डॉट जेएस वाला कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स पास किया है वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसकी डिपेंडेंसी सेट कर दी कि जब तक टाइमर वाला काउंटर वर्क ना करे तब तक जो टाइमर डॉट जेएस वाला कंपोनेंट है उसको वर्क नहीं करना चाहिए। अब जो ही मैं टाइमर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको जो है यूज़ कॉल बैक जो होगा वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं अगेन आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ कि यूज़ मेमो हुक और यूज़ कॉल बैक हुक जो होते हैं बेसिकली ये रिएक्ट के अंदर जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई जाती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इनका जो है ना छोटा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जिसमें लाइक ज़्यादा कोई बड़े फंक्शन है तो वहाँ पर आप ना भी इस्तेमाल करें तो इनका लाइक कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं ये परफॉर्मेंस के मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और बेल और जो कमेंट है वो ज़रूर करें। आप कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मैं ये कोड गिटहब पे डाल दूँगा तो वहाँ पर जाके भी आप ये कोड देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।